नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। जीव विज्ञान के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने जीव विज्ञान के सीरीज का पार्ट 1 जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्नों को कवर कराया है जो कि आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बाकी के अन्य प्रश्नों को आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दिया गया, निद्रा रोग जो है किसके कारण होता है? निद्रा रोग किसके कारण होता है? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो निद्रा रोग होता है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो निद्रा रोग होता है इसको हम अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं। यह एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। जो निद्रा रोग होता है उसका अन्य नाम है अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस। तो आप इसे याद देखिएगा, यह प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग है। यह संक्रमित सेसे मक्खी के काटने के माध्यम से फैलता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने निद्रा रोग के बारे में बात की है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ से अन्य कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो एक तो आपका निद्रा रोग हो गया, इसके अलावा आपका मलेरिया भी जो है प्रोटोजोआ से ही फैलने वाली डिजीज है, बीमारी है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा पेचिस भी जो है किससे फैलता है? तो आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके अलावा पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, ये सभी बीमारियां जो हैं प्रोटोजोआ के कारण ही उत्पन्न होती हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, थायराइड ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? जो थायराइड की ग्रंथियां होती हैं कहाँ पर स्थित होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्दन के क्षेत्र में। ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्दन के क्षेत्र में थायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? प्रश्न में पूछा गया कि दिए गए 4 ऑप्शन में से वह कौन सा पदार्थ है जिसमें एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? तो अधिकतम कैलोरी मान आपको देखने को मिलेगा मक्खन में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्खन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित जो ग्रंथियां होती हैं इनका संबंध किससे होता है? हरित ग्रंथियों का संबंध किससे होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से संबंधित होती है हरित ग्रंथियां, यानी कि दिए गए प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्सर्जन से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा विटामिन, आपको उस विटामिन की पहचान करनी है जो शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। वह कौन सा विटामिन है जो शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है? तो यह विटामिन आपका कौन सा हो जाएगा? तो यह विटामिन आपका हो जाएगा विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन डी। तो अब यहाँ पे हमने बात की है विटामिन डी की, तो विटामिन डी का कई बार एग्जाम में रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका रासायनिक नाम, आप याद कर लीजिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसके कारण जो है बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक बीमारी होती है। रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है यह बच्चों में होती है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं वयस्कों में, यानी कि जवान लोगों में कौन सी बीमारी होती है? आप याद रखिएगा, ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियो, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आप लोग, ऑस्टियोमैलेशिया। तो यह जो बीमारी है विटामिन डी की कमी से होती है
किन में होती है, तो वयस्कों में होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मीना माता रोग का कारण क्या होता है? जो मीना माता बीमारी होती है किसके कारण होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा की विषाक्तता के कारण जो है मीना माता रोग होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, पारा के कारण। यह जो मीना माता बीमारी है इसकी सबसे पहले पहचान जो है जापान में की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इस बीमारी की सबसे पहले पहचान कहाँ पर की गई थी? जापान में की गई थी। और यह जो बीमारी है पारा की विषाक्तता के कारण फैलती है, होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वसा का जो पाचन होता है किसके द्वारा होता है? वसा यानी कि फैट का जो पाचन होता है किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज के द्वारा। ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का ए 100% सही हो जाएगा, लाइपेज। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के मध्य, अपने उन सहपाठियों के मध्य जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? आपको उस हार्मोन की पहचान करनी है जो वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो इस हार्मोन का नाम हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। यह एक ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को कम करता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसमें से आपको उस जीव की पहचान करनी है जो त्वचा से सांस लेता है। त्वचा से कौन सा जीव सांस लेता है दिए गए ऑप्शन में से? तो दिए गए ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो केंचुआ होता है यह त्वचा से सांस लेता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल होता है? राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल होता है? तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है यह कार्यस्थल होता है राइबोसोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंसुलिन का जो निर्माण होता है कहाँ पर यानी कि किस अंग में होता है, किस अंग के द्वारा होता है इंसुलिन का निर्माण? बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन का जो निर्माण होता है यह अग्नाशय के द्वारा होता है। तो ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का ए 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? अगर मानव यानी कि मनुष्यों के द्वारा लगातार पॉलिश किए हुए चावलों का प्रयोग किया जाता है तब मनुष्य को कौन सा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पॉलिश किए हुए चावल से खाने से बेरी बेरी नामक रोग होता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेरी बेरी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो जो बेरी बेरी नामक बीमारी होती है यह किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से। तो ये भी आप याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से यह बेरी बेरी नामक रोग होता है। तथा विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं। क्या बोला जाता है? विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह थायमीन है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फल जो होते हैं इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो विटामिन सी होता है यह खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है?
एस्कॉर्बिक एसिड, इसके बारे में आप याद देखिएगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है यह होता है एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक जो बीमारी होती है यह विटामिन सी की कमी से होती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। विटामिन सी के कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्रोत माने जाते हैं, अच्छे स्रोत माने जाते हैं, तो खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, ये काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है। आंवला हो गया, काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, यानी कि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी वन का मेनली बोलते हैं, जो विटामिन बी वन होता है इसको थायमीन हम बोलते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरोल होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का अन्य नाम लॉकजा है। इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सी बीमारी है जिसका अन्य नाम लॉकजा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिटनेस। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो टिटनेस नामक बीमारी है इसका अन्य नाम हो जाएगा लॉकजा। इसको जो है लॉकजा भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिटनेस, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अगला एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, जो टेटनस है यह बैक्टीरिया से किसके कारण होता है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है टेटनस। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टिटनेस की। तथा यह जो टिटनेस होता है यह किस जीवाणु के कारण होता है, तो आप याद रखिएगा एक जीवाणु होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लोस्ट्रीडियम डीएम हो गया यहाँ पे, और आगे टिटेनी। तो यह जो जीवाणु होता है इसी के कारण जो है यह टिटनेस नामक बीमारी होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा इसका जो अन्य नाम है यह लॉकजा है। और टिटनेस का एक और अन्य नाम है, इसको हम धनुष्टकार भी बोलते हैं। धनुष्टकार बोला क्योंकि जो शरीर होता है, जो व्यक्ति टिटनेस से पीड़ित हो जाता है उसका जो शरीर होता है वो धनुष के आकार का हो जाता है, जिस कारण से उसको धनुष्टाकार भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम हैं टिटनेस के, इसके बारे में आपको याद रखना है। और फंक के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, फंक के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन का। जो विटामिन का आविष्कार है यह फंक के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन का। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील होते हैं, जल में, और एक आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी आपके ये जल में घुलनशील होते हैं। वहीं विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ये चार जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो विटामिन होते हैं ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। विटामिन क्या होते हैं, तो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं या अकार्बनिक यौगिक होते हैं, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो विटामिन होते हैं ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये भी फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो कॉर्निया। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉर्निया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है। आपको उस सर्प की पहचान करनी है जो घोंसला बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। वह कौन सा जलीय जंतु है
जिसमें गलफड़े नहीं होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वेल। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको बताना है कि जो पेलाग्रा नामक बीमारी होती है यह किस विटामिन की कमी से होती है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो पेलाग्रा नामक बीमारी होती है विटामिन बी 3 की कमी से होती है। तो ऑप्शन आपका डी वाला जो यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन बी 3। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिए, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, और इसी की कमी के कारण पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विटामिन बी 1 को बोलते हैं हम थायमीन, और इसकी कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। वहीं जो विटामिन बी 2 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 के बारे में आप याद कर लीजिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस नामक जो बीमारी होती है यह विटामिन बी 2 की कमी के कारण होती है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है, लार में पाया जाता है? आपको उस एंजाइम के बारे में बताना है जो लार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है 120/80, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको उस अधातु की पहचान करनी है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे अधातु के बारे में पूछा गया है कि कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यह अधातु आपकी हो जाएगी ब्रोमीन। ब्रोमीन की खासियत क्या होती है? ब्रोमीन एक अधातु होती है, यानी कि नॉन मेटल होता है, जो सामान्य वातावरण द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं यहाँ पे प्रश्न में यहाँ पे अधातु की जगह अगर धातु पूछ ले तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। पारा की खासियत क्या होती है कि यह सामान्य वातावरण में, यानी कि कमरे के तापमान में, यानी कि सामान्य वातावरण में यह द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। वहीं सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु आपकी ब्रोमीन हो जाएगी। तो दोनों ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे को और इस्पात पर अगर जंग नहीं लगने देना है, उसको जंग से बचाना है, तब उस पर किसकी परत चढ़ाई जाएगी? जिंक की, यानी कि जस्ता की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जस्ता की। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है? तो ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? विटामिन के, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विटामिन के होता है यह रक्त का थक्का बनने में, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग करने में सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है? तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए, जैसे आप ऊंचाई की तरह बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है, वह एयर प्रेशर जो होता है वह घटता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, घटता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है ऊंचाई के साथ घटता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या परिवर्तन होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका घटता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपका जो क्वथनांक बिंदु होता है वह भी घटता है। किसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की गई थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करी गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे
ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? आपको उस एसिड की, उस अम्ल की पहचान करनी है जो मनुष्यों के पेट में स्रावित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में किया जाता है? इसमें से वह कौन है जिसकी सहायता से ऊन, स्वेटर और शॉल का निर्माण निर्माण किया जाता है? तो एक्रेलिक का जो उपयोग होता है यह ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? जो कोशिका भित्ति होती है या किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पौधे की कोशिका भित्ति की बात होती है, हो रही है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन ए। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग की बात हो रही है, तो यह वायरस के कारण होने वाला रोग है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, विषाणु, यानी कि वायरस के कारण यह रोग फैलता है। वायरस से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। एक आपका रेबीज हो जाएगा, रेबीज आपका वायरस से फैलता है। रेबीज के अलावा आपका चेचक हो जाएगा, यह भी वायरस जनित बीमारी है, चेचक। इसके अलावा आपकी हो जाएगी खसरा हो गया, खसरा को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। खसरा के अलावा पोलियो, पोलियो भी आपकी वायरस से होने वाली बीमारी है, पोलियो। इसके अलावा आपका हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, इबोला हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, चिकनगुनिया हो गया और डेंगू हो गया, गलसुआ हो गया। ये सभी बीमारियां जो हैं आपकी विषाणु से होती हैं, तो इनके इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु यानी कि वायरस। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? मानव शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यहाँ पे मलेरिया रोग की बात हो रही है, तो मलेरिया जो रोग होता है यह किसके कारण होता है? यह प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोजोआ होगा। प्रोटोजोआ जनक बीमारी होती है मलेरिया, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो मलेरिया है यह, इसका वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन से और रोग होते हैं? तो मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, इसके अलावा आपका निद्रा रोग हो गया, ये सभी पायरिया हो गया, ये सभी बीमारियां जो है आपकी प्रोटोजोआ से होती हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लूकोज। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है, क्या कहलाती है? तो मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर होती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो CO2 का मतलब आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है? 0.03% जो है कुल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में विद्यमान, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन क्या है? तो आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन क्या है? तो यह एक एंजाइम है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है मुझे लग रहा है, तो इस प्रश्न को यहाँ पे थोड़ा सा विराम हम देते हैं। तो इस प्रश्न को हम आगे वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, तो इसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है,
उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। तो इसे आप याद रखिएगा, उच्च ब्लड प्रेशर की जो अवस्था होती है उसको हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण यह किया गया था बेलिस और स्टारलिंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। बेरिस और स्टारलिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का नामकरण किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 40 बेहतरीन प्रश्नों को हमने कवर किया है जो आपके जीव विज्ञान के बन सकते थे। बाकी के अन्य प्रश्नों को हम आगे डिस्कस करते रहेंगे आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।